अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का बंदयाल प्रस्त जजों का बेंच नहीं था और जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम भी हुक्मरान जमात PDM और पीपल्स पार्टी की तरफ से लगता है कि ये इमरानदार जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये लोग जो धड़े को वो कहते हैं कि ये इमरानदार जजेज़ हैं और ये इमरान खान साहब की सहूलतकारी करते हैं। आज उनका बेंच नहीं था तो आज वाकई इमरान खान साहब को मर्ज़ी का फ़ैसला भी नहीं मिला। आज जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसमें रिसेंटली एलिवेट होने वाली जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी, जिनके बारे में हम डे 1 से कह रहे थे कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली आएंगी तो आपको पता चलेगा कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसर्रत हिलाली में क्या फ़र्क है। तो आज ये समाअत हुई। इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने 2 चीज़ें अदालत से मांगी। एक तो उन्होंने मांगा था अदालत से कि आप ये बताएं कि क्या ये जो ट्रायल कोर्ट है इसको स्टे दे दें कि ये हमारे खिलाफ ट्रायल प्रोसीड ना कर सके। दूसरा ये है कि हाई कोर्ट को कहें कि वो हमारी 2 दरखास्तें दायरा कार जो हमने चैलेंज कर रखा है लोअर कोर्ट का कि वो इस केस को नहीं सुन सकता, और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ द केस क्योंकि हमें जज पर एतमाद नहीं है, वो हाई कोर्ट एक साथ और कल ही तय कर दो। जब तक हाई कोर्ट तय नहीं करता तब तक ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई आगे ना बढ़े। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने जो इमरान खान साहब के गुब्बारे से ये कह के हवा निकाल दी। उन्होंने कहा, ख्वाजा हारिस से पूछा कि क्या आप लोगों ने ये ट्रायल कोर्ट का दायरा कार इन द मिडल ऑफ द ट्रायल जाके चैलेंज किया है? यानी कि उनका मतलब ये था कि जब केस शुरू हो रहा था तो उस वक्त आपको याद नहीं आया कि कोर्ट का ये दायरा कार ही नहीं है। जब आपको लगा कि फैसला आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपकी 2 नंबरी पकड़ी जा रही है, तो आप इस आर्गूमेंट पे आ गए कि नहीं ये तो अदालत का दायरा कार ही नहीं बनता ये केस सुनना। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा कि हम लोअर कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दे सकते, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर आती है और हाई कोर्ट के दायरा कार में हम मुदाखलत नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट में जाएँ। फ़िलहाल क्योंकि हाई कोर्ट का एक जो ऑर्डर था जो उन्होंने रिमांड किया था वो लोअर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो आपकी पिटिशन हमारे आगे तो वैसे ही इन्फ्लक्चुअस हो चुकी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये कर देते हैं कि हम हाई कोर्ट को ये कह देते हैं कि वो आपकी दरखास्तें एक साथ सुन के फ़ैसला कर दे। तो उन्होंने ना तो हाई कोर्ट को कोई टाइम लिमिट दी कि आपने इतने दिन में ये फ़ैसला करना है, और ना ही उन्होंने ट्रायल कोर्ट को ट्रायल से रोका, जहाँ पर के जो दूसरी साइड के वकील थे अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ट्रायल कोर्ट में बात गवाहियों तक पहुंच चुकी है और गवाहियाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, 342 के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए यही अमजद परवेज़ साहब और ये ख्वाजा हारिस एक दौर में मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को इकट्ठे हाई कोर्ट में डिफेंड करते थे। आज दोनों अलग अलग खड़े थे। अमजद परवेज़ अभी भी लाइन के उसी तरफ खड़े थे जबकि ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब को दिफा कर रहे हैं। लेकिन मैं हसन अयूब जो बाखबर सहाफ़ी हैं उनसे अभी इसके ऊपर बात करते हैं। हसन ने भी कुछ इमरान खान साहब से सवाल किए, लेकिन जो मेरे लिए आज बड़ी बात थी, आज इमरान खान साहब को फाइनली मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। वो बात इमरान खान साहब से हमने की इसके ऊपर तोशाखाना के इसके ऊपर भी उन्होंने मुझे क्या जवाबात दिए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। और इसके अलावा जो अलकादिर ट्रस्ट है इसमें मैंने उनसे पूछा कि कब्ज़ा माफिया मलिक रियाज चोर से आपने डोनेशन क्यों लिया, उसके ऊपर खान साहब का दिफा भी सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से मलिक रियाज का दिफा किया और अपने उस अमल का भी दिफा किया। ये पहले सुन लीजिए, फिर हम वापस आते हैं तो हसन अयूब को भी तंग करते हैं। आपको मजा आएगा आपकी करीब वो मीटिंग आपकी बात मौलाना अब्दुल खालिक आज़ाद रहे पूरी लाहौर के अंदर उनकी सर वो है, वो मैं उस सिलसिले से समझता हूँ। और जितना उन्होंने हकीकी आज़ादी पे और शाह वलीउल्लाह की फिलॉसफी पे काम किया इतना बड़े सलीर में किसी ने नहीं किया। और आज करता हूँ मैं उनके व्यूज़ बिल्कुल सर आप बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा सर उनकी एक मीटिंग आपके साथ अरेंज कर दूँ, वो बड़ी फ़ायदे वाली होगी। एक मिनट आप मैंने तो पहली दफ़ा सुना था बहुत नहीं बाकी देख लो, और कोई अगर 4-5 चलो भाई हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा कर देंगे, चलो ठीक है रहने दो, हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रहने दो, चलें जी। खान साहब आपको लगता है कि जो 2017 में हो रहा था, खान साहब आपको लगता है जो 2017 में हो रहा था 2023 में भी वही हो रहा है? वही लोग मुलविस हैं, वही इदारे हैं। से आप आ जाए, बंद कर दो, उसके बाद मीडिया से बैठ जाओ। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने कल रात दी थी
नैब चेयरमैन ने जो मुझे वहाँ से वारंट पर निकाले थे हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिस तरह उन्होंने मुझे मेरी तौहीन की थी सारी दुनिया के सामने, एक मुजरिम की तरह मुझे वहाँ से अगवा किया था। अब ये पता चला है कि 2020 अप्रैल के अंदर मुझे कल मिनट्स मेरे नैब की जो इनकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी उसके मिनट्स थे, जिसके अंदर नैब के जो ऑपरेशंस के डीजी ऑपरेशंस थे ज़ाहिर शाह, जो अब वाइस चेयरमैन है नैब के, प्रोसिक्यूटर जनरल वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने तब नैब की जो प्रोसीडिंग्स थी और तब नैब चेयरमैन के, उन्होंने यही जो केस है अल-कादर का, उस वक्त केस था वो जो मलिक रियाज की एग्रीमेंट थी NCA से, नेशनल क्राइम जो एजेंसी इंग्लैंड की है, उसमें ये केस बंद कर दिया था कि ये इंक्वायरी बंद कर दी थी। और वो इन टच थे NCA से, नैब तब, और नैब से अग्रीमेंट ये हुई थी कि अगर वो जो हसन शरीफ ने जो 50 मिलियन पाउंड का घर बेचा था अली रियाज को, अगर उसका पैसा वो बेच के आ जाता है तो अगर वो नहीं आता तो तब प्रोसीड करेगी नैब यहाँ की और NCA वहाँ की। लेकिन अगर वो पैसा आ जाता है तो वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा आ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये बदनीयती देखें कि नैब की इंक्वायरी हो गई, केस और उसके ऊपर उन्होंने सेटिस्फाई हो गए, वो इंक्वायरी बंद हो गई। और ये जब आफ्ताब सुल्तान आए, जब नैब के चेयरमैन, उनको भी जोर लगाया गया कि इमरान खान के ऊपर कुछ हो, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर इस मौजूदा नैब चेयरमैन को लेके आए, इसने फिर वो इंक्वायरी खोली और मुझे 3 घंटे जब नैब ने इसके ऊपर मेरे ऊपर पूरी उन्होंने इंक्वायरी की और मेरे सवाल जवाब किया, तो उनको पता था कि ये पहले इंक्वायरी बंद हो चुकी है और मुझे नहीं पता था। अब ये सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा नैब आज़ाद थी, हम नैब में तो कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर मुझे वो पता होता तो मैं वहाँ तभी इनकी इंक्वायरी ख़त्म कर देता। ये हो ही नहीं सकता कि आप इंक्वायरी आपकी ख़त्म हो जाए और फिर से आप उस इंक्वायरी को चलवा दें जब तक कि कोई नई एविडेंस ना आए। तो इसलिए मैंने पहले हर्जाना किया हुआ है चेयरमैन नैब के ऊपर। अब ये मेरा केस फुल प्रूफ हो गया कि इसने बदनीयती के ऊपर सारा किया था। और ये जो सारा अल-कादर का, और ये भी मैं बता दूं कि अब तक 3.5 साल में 2 इन्होंने मेरे पे करप्शन के केस किए। एक है तोशा खाना, वो मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह जब हेयरिंग पूरी होगी कि मेरा एक एक चीज़ मैंने उस कानून के दायरे में लेके की। और मैं ये भी अब कहूँगा कि खोलें पहले पीछे जो चोरियाँ लूट मार हुई है। 4-5 गाड़ियाँ निकाली गई हैं तोशा खाना से, 3 BMWs, 1 मर्सिडीज और 1 लेक्सस, सबसे महंगी गाड़ियाँ। 6.5 लाख की नवाज शरीफ ने मर्सिडीज लिए हैं वहाँ से। खान साहब तोशा खाना अदालत में क्यों नहीं साबित करते? आप यहाँ पर तो जवाब दे रहे हैं, अदालत में साबित करते हैं। वहाँ पे प्रेस रूम में सारे और साथी बैठे हुए हैं, वो है और बड़ी जगह है वहाँ पे। खान साहब आपके यहाँ से निकलने में, एसोसिएशन के खान साहब यहाँ से निकल के जाने में 20 मिनट लग जाएंगे। प्रेस एसोसिएशन यहाँ से निकल के वहाँ तक आने जाने में 20 मिनट लग जाएंगे आपको। यहीं पर रश बहुत है खान साहब, रश बहुत है। सिक्योरिटी का एसोसिएशन यही बात कर रहे थे खान साहब, कंटिन्यू करें। खान साहब वैसे मलिक रियाज एक कब्जा माफिया है, सब जानते हैं। जिस तरह से उसने कराची में और जहाँ पर जमीनों पर कब्जे किए, क्या उससे एक ऐसे कब्जा माफिया से आप जैसे जो कहते हैं कि आप एक शफाफ इंसान हैं, उसको 456 कनाल अराजी लेनी चाहिए थी कब्जा माफिया से, चाहे वो डोनेशन में ही होती? अब ये बड़े गौर से मेरी बात सुने। शौकत खानम को 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। 9 अरब रुपया गरीबों के इलाज में। कैंसर का इलाज जो मुफ्त किया जाता है उसका खर्चा 9 अरब रुपया। अब क्या मुझे पता है कौन डोनेशन दे रहा है? लेकिन यहाँ पर तो पता था। ठहर जाए, उसके अंदर हर किस्म के लोग डोनेशन देते हैं। कभी भी आज तक जो पैसे इकट्ठे करता है चैरिटी के लिए, वो कोई मैं अपनी बिजनेस के लिए तो नहीं पैसे इकट्ठे कर रहा ना। अगर मैं गरीब कैंसर के मरीजों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ या हॉस्पिटल बनाने, तो मैं वेट नहीं करता कि कौन पैसे दे रहा है। और ये याद रखें
कि मलिक रियाज की जब हम हुआ था तो डील हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसने वो जो 450 अरब रुपया दे के मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन कर दिया था। खान साहब एक टेंटेड शख्स से आप 456 कनाल राशि क्यों ले रहे थे? फिर से गौर से बात सुनिए। मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है। उसकी जो उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद वो क्लियर हो गया था। और अब गौर से सुने, मलिक रियाज के पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। जो आदमी 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा करता है और सिर्फ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए आधा पैसा इकट्ठा करता है, 90% फ्री एजुकेशन है, उसके लिए पैसा इशू नहीं था। मलिक रियाज की जो क्यों उसको मैंने कहा, वो तो उसने खुद कहा कि मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलपर है। जो उसने 3 साल में काम किया ना अलकादर में, वो 14 साल लगे हमें नमल में। समझे सर? पुल तो एक मिनट सड़कें तो आज भी बड़ी जल्दी सुनने, मेरी गौर से बात सुने। जब आप चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का काम जितना लंबा होता जाता है उसका आपकी कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। उसकी बात यह है कि वो डेवलपर, वो जो 14 साल हमें लगे थे, वो 3 साल में उसने कंप्लीट कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुनी इमरान खान साहब की गुफ्तगू। बड़े उनका देखिए, एक तो हमने उन्हें कहा कि आपने कहा हुआ है, वो कह रहे थे कि जी मैं तोशा खाना केस का मामला अभी आप लोगों को बताऊंगा कि ये कितनी 2 नंबरी है। तो मैंने कहा खान साहब आपने ये एक बेंचमार्क सेट किया था दूसरों के लिए कि जो चोरी नहीं की तो अदालत में साबित कर दो, तलाशी दें, तो तलाशी दे दो, तो आप भी दे दें अगर आपने नहीं की हुई। बाहर आप टेक्निकलिटीज़ के पीछे क्यों छुप रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये थी कि वो मलिक रियाज उस चोर का दिफा करने लग गए कि नहीं वो मुझे रैंडम लोग चंदा देते हैं। तो उसमें अबे मलिक रियाज कहाँ से रैंडम बंदा आ गया खान साहब? वो तो नॉन चोर करप्ट है। फिर आपने कहा उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 460 अरब रुपए जुर्माना किया। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा केस है जिसमें एक कब्जा माफिया को, एक चोर को कहा गया कि चोरी का माल रख लो, कुछ पैसे दे दो, ठीक है। और खान साहब को इमरान वसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खान साहब, शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा तेज़ काम करते हैं। अगर मलिक रियाज तेज़ काम करते हैं, ये आपका मेयार है तो वाकई शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो आप कहते हैं कि बेशक तेज़ काम करता है लेकिन वो करप्ट है। लेकिन मलिक रियाज करप्ट होने के बावजूद अगर तेज़ काम करता है तो वो आपका हीरो है, उसको आप दे रहे हैं। और फिर जिस तरह से उनको सहाफ़ियों ने उनको घेरा हुआ था, फिर जो उनकी मर्ज़ी के लोग थे वो उनको उठा के वहाँ से तरीके से भगा के ले गए, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था खान साहब ग्रिल होने लग गया और यहाँ पे फंस जाएंगे। आज यूट्यूबर उनके आगे नहीं बैठे हुए। और आपने बिल्कुल शुरू में भी देख लिया कि आबिद अंदली साहब खान साहब को कह रहे हैं कि खान साहब फराह आलम से मिलने, उसने बड़ा हकीकी आज़ादी के लिए काम किया है। ये सवालात हो रहे हैं, ये कारकुन बने हुए हैं आप लोग। सहाफ़ी का काम है सवाल करना। बहरहाल मैं हसन अयूब, सॉरी आपको मैंने बहुत वेट करवा दिया, आई रियली अपॉलजाइज। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि आज की समात के दौरान जो आपने देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आज खान साहब के साथ क्या हुआ है, क्या हैंड हो गया? पर्पस ये था, वो चाहते थे कि तोशा खाना का जो ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर ले लें और वो ट्रायल रुक जाए। अभी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है और बस उसके बाद केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि कन्विक्शन नज़र आ रही है दीवार पर लिखी हुई, तो उसके ऊपर उनको थोड़ा सा जो है वो परेशानी है। जैसे मुसरत अली ने कहा भी कि केस फैसला होने वाला, तो आप आ गए। फैसला नज़दीक, ट्रायल मतलब जो है वो काफ़ी आगे एडवांस हो चुका है और उसके अंदर आप आ चुकी हैं। ये केस देखें, वो लिंगर ऑन करने की ख्वाहिश थी। ये जब रात को कल पता लगा कि ये केस लगने लगा, तो रात को मुझे कुछ कॉल्स आई, उन्होंने पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, क्योंकि जस्टिस जाहिया अफरीदी जो हैं उनके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जैसे एक सही जज होता है ना, बंदे को पता लग जाता है कि यार यू कैन टेल, और जज होना भी वही। हाँ, तो आपकी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। तो मैंने कहा जी जहाँ तक मुझे पता है कि जो केस मुझे नज़र आ रहा है, ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है वो इन्फेक्शस है। और वही बात फिर उन्होंने बोली। और फिर जिन हिसाब से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा था जी अनप्रेडिक्टेड ज़रूर है जैसे जाहिया अफरीदी, बट वो बाय बुक चलेंगे, तो बाय बुक चलते हुए इमरान खान साहब का केस नहीं बनता। लेकिन आज जो मकसद ऑब्जेक्टिव लेना चाह रहे थे, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सका। ट्रायल जो है वो नहीं रुका। और हाई कोर्ट को भी जो उन्होंने जो उनकी एप्लीकेशन है उनको डिसाइड करने का जो उन्होंने बोला है, उसके लिए कोई टाइम डायरेक्शंस नहीं है जो कि इतने दिनों के अंदर आप तय करें। और उन्होंने अपने रिमार्क्स में भी कहा कि जी वी विल रिक्वेस्ट हाई कोर्ट, वी विल नॉट ऑर्डर। तो ये बेसिकली वो एक कह रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर ही होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज है, वो ऑर्डर ही होता है, चाहे वो रिक्वेस्ट का लफ्ज़ लिख दे, जो भी है वो, लेकिन टाइम बाउंड नहीं किया। तो वैसे एक चीज़ ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट बेशक फैसला ना करे, मीनवेल नीचे ट्रायल कोर्ट फैसला कर भी दे। लेकिन एक बात तो जायज़ है ना, जो बात आपको फेयर करनी चाहिए कि जो जुरिस्डिक्शन है
ये जो हमेशा किसी की भी ना वो शुरू में डिसाइड करनी चाहिए कि ये जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। लेकिन पीटीआई ने तो बकौल वो जस्टिस मुसर्रत अली के चैलेंज इन द मिडल ऑफ द ट्रायल किया। नहीं उसकी बात कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन की। ये जुरिस्डिक्शन को उन्होंने कहा था, चैलेंज की थी, उन्होंने कहा था कि ये बनता है वहाँ का मियाँ वाली का बनता है ना, वो ये क्वेश्चन उनका था कि ये मियाँ वाली का ट्रायल कोर्ट बनता है। वो इस लिहाज से वो जुरिस्डिक्शन गलत है क्योंकि इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है और उसने रेफर किया केस, तो वो उन्होंने इस्लामाबाद में कर दिया तो जुरिस्डिक्शन बनती है। अगर वो इस्लामाबाद की बनती है, मियाँ वाली नहीं बनती। लेकिन वो उनका कहने का मकसद ये है कि ये मियाँ वाली बनती है जी। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरा जो मामला आ गया जी कि यहाँ पर अब क्या होगा। मैं एक चीज़ आपसे पूछने से पहले हसन, ये इमरान खान साहब के साथ चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने क्यों हैंड किया कि जस्टिस जया अफरीदी के आगे लगा दिया, मतलब इस दफ़ा अपने आगे नहीं लगाया? अब क्या वो रिटायर हो रहे हैं तो अब बस अब वो कह रहे हैं कि बस अब डंग टपावा, क्या हुआ ये? उन्होंने हैंड कर दिया इमरान खान? यार अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने तो ये समझ रहा हूँ कि शायद जाते जाते जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने एक मुनासिब काम किया, अच्छा काम किया है। अच्छा किया, लेकिन क्यों किया? पहले नहीं किया। क्यों किया ये जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो अब उनके दिमाग के अंदर तो नहीं जा सकता। लेकिन बज़ाहिर जो आप बात कर रहे हैं वो लगता है कि जी अब जाते हुए मैं क्यों जानबदारी जो है वो, पहले भी बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं तो फिर जानबदारी का मज़ीद एक जो चीज़ है वो अपने जो है वो अकाउंट में डाल लूँ, तो बुनियादी तौर पर यही लग रहा है। और बाकी भी ये जजेस भी तो मौजूद ही हैं ना यार, ये भी तो जजेस ही हैं ना बाकी सुप्रीम कोर्ट के। तो अब टाइम भी थोड़ा रह गया उनकी रिटायरमेंट का, तो रिटायर तो होना ही होना होता है एक दिन, तो वो मज़ीद दुश्मनी शायद नहीं डालना चाह रहे हैं। हाँ, वो जो आपने कहा था कि अगर यही करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद फिर मसाइल पैदा होंगे आपके लिए, ये आपने ही खबर दी थी। तो पैदा हो सकते हैं, मैंने कहा था होंगे, तो अभी अगर उन्हीं मसाइल से बचने के लिए ये शायद अच्छी बात है, अगर उससे उन्हीं मसाइल से बचना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, बचे। देखिए लड़ाई तो अच्छी नहीं है ना। ये देखिए मेरा, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है चीफ जस्टिस साहब से। उन्होंने कहा था कि जी आप मिलते नहीं हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट भी कर दी, लेकिन इस मरतबा जो पहले तो मैं डायरेक्टर उनको कह देता था, तो इस मरतबा मैंने थ्रू पीआरओ को उनको कह दिया, जो डीजी मीडिया है उनको मैंने कह दिया जी कि आप काइंडली अगर वो जब भी मुनासिब समझे तो मैं मिलने के लिए उनके साथ तैयार हूँ। तो ये बात मैंने कर दी है, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी जो मेन आपको मैं जो बात बताना चाह रहा था, बात ये है कि हालात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं और इसका अंदाज़ा हो चुका है इमरान खान साहब को। और आज उनके चेहरे पर परेशानी बहुत नुमाया थी। एक तो जब वो कोर्ट रूम में आते गए तो जस्टिस जया अफरीदी साहब उठ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अदालती तकद्दुस, कमरा अदालत का तकद्दुस जो है वो बरकरार नहीं रहेगा तो फिर हम हियरिंग नहीं करेंगे। तो इनके वकला बहुत शोर कर रहे थे, वो जो आईएसएफ के वकला थे वो बाहर आ गए और शोर कर रहे थे और इस तरह के वो उन्होंने कहा जस्टिस जया अफरीदी साहब आपको पता है वो तो फिर बात नहीं सुनते, वो उठ के चले गए। फिर जब खामोशी होगी और इमरान खान साहब उठ के बाहर गए, उन्होंने वकला को मना किया, खामोश कराया, फिर वो वापस आगे बैठे और उसके 5-7 मिनट बाद जो है वो जस्टिस जया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है कोर्ट रूम दोबारा आगे बैठ गए। खान साहब परेशान लग रहे दे रहे हैं। और फिर देखें कि जब केस उनको समझ तो आ गई थी तकरीबन, लेकिन जब वो केस एडजर्न हुआ, मतलब ख़त्म हुआ, तो जब अदालत से जजेस चले गए तो वो फिर कमरा खड़े हुए एक दफ़ा और फिर वो कमरा अदालत में बैठ गए और जया क्या नाम है अपने वकील ख्वाजा हारिस साहब के साथ बैठ गए और उनसे पूछना शुरू कर दिया। तो खान साहब की मैं नहीं कहूँगा कि हवाइयाँ उड़ी नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूँगा कि जी यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब का ये वो इमरान खान साहब नहीं है जो कॉन्फिडेंस होता था। कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा कम हुआ है और नज़र आ गया उनको खुद भी दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नाअहली नज़र आ रही है और प्रॉब्लम्स अपने लिए मज़ीद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपने भी एक सवाल किया था खान साहब से, तो वो क्या आपका सवाल जब हुआ वो तो बता दें। उन्होंने बात की कि बेसिकली मैटर वही करता है जिसके साथ अवाम है। तो मैंने पीछे से आवाज़ दे के मैंने कह दिया, मैंने कहा जी खान साहब अवाम तो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के कहा, उन्होंने कहा जी होनी भी चाहिए। तो ये उन्होंने जवाब दिया, वो कहना ये चाह रहे थे कि अवाम मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने ये कह दिया कि जिन पर आपने हमला किया है तो अवाम तो उनके साथ भी है। तो मैंने तो ये बात की, उनको पैगाम दिया, तो उन्होंने आगे से मतलब एक किस्म के मैंने कहा, मैंने अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने आगे से कहा जी कि मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी राय से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं हसन साहब से एक और सवाल पूछने से पहले मैं एक चीज़, 2 खबरें और भी बता दूं जो खान साहब से अंदर कोर्ट रूम के अंदर हमारी गुफ्तगू हुई। उसमें खान साहब से हमने पूछा एक तो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, तो उन्होंने कहा इसमें कोई शक है किसी को, यानी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का दायर करदा ही रेफरेंस था। लेकिन अपना उन्होंने दिफा किया कि मेरे आगे तो बस एक चीज़ आई थी, मैंने देखा, मैं तो एहतसाब की बात करता था, तो मैंने
वो भेज दिया रेफरेंस आगे, वरना मैं तो कभी जस्टिस काजी फाइसा से मिला ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था जस्टिस काजी फाइसा कौन है। ये बड़ा उन्होंने हैरान कुन सा दिफा किया, हालांकि वो इसमें बराबर के इसमें शरीक हैं। इसके अलावा खान साहब से जब पूछा गया कि आप किसका नाम देंगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो तो जब मुझसे मांगेंगे तो मैं दूंगा। तो मैंने कहा खान साहब उनके तो दिलों के अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, तो वो तो उनसे मांगेंगे, आपसे नाम तो नहीं मांगेंगे, तो आप हमें ही बता दें मीडिया को कम से कम कि किसको आप देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में मजाक हो रहा है, इस तरह से ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लाना, तो उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जबकि उन्होंने जो माजी के उनके एक लाडले थे असद खरल साहब, जो आजकल बड़े उनके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं कि उनकी अहलिया के साथ बुशरा बीबी के साथ कुछ झगड़ा हो गया वगैरह वगैरह, सच्ची बात है वो बड़े शर्मनाक किस्म के उनके ट्वीट्स हैं। लेकिन जाहिर बात है एक दौर में वो खान साहब के यूट्यूबर थे, तो हमने पूछा कि वो इमरान वसीम साहब ने पूछा कि वो असद खरल ने क्या, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वो ट्वीट्स पढ़े नहीं, मैंने किसी सुना है, लेकिन बहुत ही घटिया है और वो बहुत ही घटिया शख्स है और मैं उसको नहीं जानता और मैं कभी नहीं उससे मिला, हालांकि वो उससे मिलते रहे हैं। किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर यार उनके ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं, हम उन पर अगर तनकीद कभी की भी है तो उनकी जब गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मुदाखलत के हवाले से बात की कि उनका ताल्लुक नहीं बनता ही करना है, तो बाकी वो मियाँ बीवी हैं यार, उनका आपसी मामला है। ये मैं कह रहा हूँ वो असद खरल साहब बहुत घटिया, आप कौन है? मैं खाम खा नहीं, चाहे असद खरल है चाहे कोई भी हो, यानी किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर इस तरीके से इंट्रूड करना, ये कहाँ की सहाफ़त ये सहाफ़त भी नहीं है, नामुनासिब है। सहाफ़त के अलावा भी ये किसी को भी ये हक हासिल नहीं है। देखिए हमारा जो मुआशरा है उसमें मियाँ बीवी जो हैं वो वैसे हमारा इस्लाम भी कहता है कि एक दूसरे का लिबास है, तो शादी करें आप भी वैसे ताकि आपको भी पता लगे कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी क्या होती है, तो आपको बेसिकली लाइल में इस हवाले से। तो बहरहाल मैं आप लोगों के तजुर्बे से बहुत खुश हूँ, मैंने सुन के तजुर्बा हासिल किया, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी में वैसे जिन लोगों ने इनकी नहीं की भी उनको करनी चाहिए, वक्ती करनी चाहिए, इस तरह टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो असद अली तूर साहब अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो मैं तो ये इंसिस्ट करूँगा कि आप शादी अब करें, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढें और आप शादी करें। तो अच्छा, तो ये बेसिकली नामुनासिब बात है यार, नहीं आपको उसमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए ये एक बात है जो मैं हसन भाई ने भी की, ठीक है, चीज़ ये है कि यही सहाफ़ी होते हैं, जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं ना वो कुछ और करते हैं, जो असद खरल कर रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं। सहाफ़ी खबर के पीछे होता है। अभी हमने आपको सुनाया, हमने सवालात में ग्रिल किया खान साहब को, लेकिन खान साहब से कोई बदतमीज़ी नहीं की। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी आज अफसोसनाक थी, जो आखिरी खबर जो मैं देना चाहूँगा वो है कि आज जब खान साहब के लिए हम कमरा अदालत से निकल के आए और वो एक कमरे में गए और उनके वकला ने कहा कि अंदर आ जाए सहाफ़ी बात करने के लिए, तो जो खान साहब के गार्ड थे, जब मैं एंटर होने लगा तो खान साहब का गार्ड एलीट वाले को कह रहा है इसको नहीं अंदर दाखिल होने देना, इसको नहीं दाखिल होने देना। मैंने कहा भाई मुझे क्यों नहीं दाखिल होने देना? उसने कहा नहीं बस आपको नहीं हम दाखिल होने देना। यानी कि खान साहब के गार्ड्स जो हैं उन्होंने मार्क किया हुआ है कि किसको दाखिल होने देना, किसको नहीं होने देना। आज तैयब बलोच को दाखिल होते हुए बदतमीजी की गई, उनको ना दाखिल होने दिया गया, धक्के दिए गए, धक्के दिए लाल हुआ था, जी, पता नहीं क्या हुआ बेचारा जो है उसको धक्के दिए, क्या किया उसने, आके एतराज़ भी किया है। तो फिर जब बाकी सब उनके जो वकील कह रहे थे कि बात ना करो, तो मुझसे फिर रहा नहीं गया। मैं थोड़ा शाउट करके अपनी, मैं थोड़ी साइड पर खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम बात ना करें, क्यों ना बात करें। बिल्कुल, जब किसी आज देखें, आज तैयब बलोच के साथ किया है, आपके साथ किया है, कल मेरे साथ करेंगे, बिल्कुल परसों किसी और साथ करेंगे। अब एक बंदा खड़ा हो, 35 गार्ड खड़ा हो, तो हम अकेला बंदा जितना मर्जी टार्जन भी हो तो हम क्या कर सकते हैं 35 बंदों के सामने? तो ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना भाई। बात ये है कि ये आपको जो आज आपकी सूरत हाल इस हद तक पहुँचे हैं, यही रवैया आपने इख्तियार किया कि आपने आपको स्टेट समझना शुरू कर दिया, तो ये प्राइवेट गार्ड्स हैं यार। और यही मैं बात हसन भाई इसी पर आ रहा था, इसी पर आप कमेंट कीजिएगा कि सबसे जो अफसोसनाक अमल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाता है, जो कि इस्लामाबाद के आईजी को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जब इमरान खान साहब आते हैं तो उनके गार्ड्स सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी टेक ओवर कर लेते हैं, वो सहाफियों को मारते हैं। ये पुलिस क्यों करती है, क्यों आने देती है गार्ड्स को, अलाउ क्यों करती है? गार्ड्स को बाहर खड़ा होना चाहिए यार। उस दिन मेरे ड्राइवर को, जो कि रोज आता है, इन पुलिस वाले जानते हैं उसको, यानी मसला तो सिक्योरिटी है ना, कि यार ये बंदा है, ये बंदा जो है यहाँ पर रोज खड़ा है, अगर उसको, वैसे वो जुमा पढ़ता था, उसको जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते अंदर, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो यार सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर इमरान खान के लिए जब आपके पास अपनी इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी रखी है, या तो उनको भेज देना, छुट्टी दे दें, फिर निकाल दें उनको। जब जिस बंदे ने आना है, फिर जो भी लटीगेट आएगा वो अपनी सिक्योरिटी साथ खुद लेकर आए। अगर बाकी किसी आदमी को अपनी सिक्योरिटी लाने की इजाज़त नहीं है तो वाई इमरान खान साहब जी, क्या सुप्रीम कोर्ट गैर महफूज है? और अगर पुलिस और महफूज बनाए, अगर गैर महफूज है तो उसको महफूज बनाए, और अगर महफूज है तो फिर ये अलाउ क्यों करते हैं?
बिल्कुल। और खान साहब की नज़र में महफूज है तो वो सुप्रीम कोर्ट में बाल्टी नहीं पहनते, बाकी जगहों पर पहनते हैं। हाँ, वो बाल्टी भी नहीं पहनते। हाँ। और वो नहीं, बाल्टी मतलब जो साथ जो शील्ड रखते हैं, वो शील्ड भी नहीं रखते। देखिए, हर बंदे का एक हक है कि वो अपनी सिक्योरिटी रखे। जी। अगर किसी की जान को खतरात लाक हैं तो आपको, मुझे, वैसे तो ये रियासत की जिम्मेदारी है उसको सिक्योरिटी फराहम करना, ठीक है। ये राना सनाउल्लाह साहब की जिम्मेदारी बनती है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में इमरान खान साहब को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बिल्कुल, कोई इंसिडेंट हो, ये उनका आईनी हक है। ये कोई भी इंसिडेंट हो तो एक शहरी की तरह उनकी जान और माल की जिम्मेदारी रियासत की है, तो राना सनाउल्लाह साहब की बनती। तो जो इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला हुआ था, वो जिम्मेदारी परवेज़ इलाही साहब की थी। जी जी वो जिम्मेदारी परवेज़ इलाही साहब की थी, और वो उनके आज सदर हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उन्होंने खान साहब की FIR भी नहीं कटने दी थी। यार, ये तो फिर उनका आपसी मामला है ना। वो नहीं, घर में लेकिन- अगर मेरे भाई के साथ कोई तनाज़ा अगर हो जाता है तो वो मामला करना हो तो मैं दुनिया के सामने शोर करना शुरू कर दूं तो लोग कहेंगे ना, आज भी तुम उसके साथ रह रहे हो। हाँ। या तो मैं अलग हो जाऊँ, नाराज़ हो गया, मैं अलग हो गया, वो अलग हो गया, दुश्मनी बिल्कुल। पड़ेगी। वो नहीं है, हैं भी हम इकट्ठे, लेकिन जिम्मेदारी भी उसकी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो वो ये वो कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब ने वक्त दिया। आपने देख लिया, आपको समझ आ गई होगी कि खान साहब ने नोश्ता दीवार पढ़ लिया है कि नाअहली तो नज़र आ रही है। और तोशाखाना केस बिल्कुल कंक्लूजन के करीब है। आने वाले 2 से 4 हफ्तों में आप इस केस का फैसला देख सकते हैं। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।